ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर हाथ में एक छोटा सा बॉडी बैग लेकर बाहर आया। उसने पूछा, इस महिला का पति कौन है? अर्जुन ने जूलिया की तरफ इशारा किया। जूलिया एक रोबोट की तरह आगे बढ़ा और कागजों पर दस्तखत कर दिए। डॉक्टर ने वो बैग जूलिया की तरफ बढ़ाया। जूलिया 2 कदम पीछे हट गया। उसने उस बैग को लेने से साफ मना कर दिया। वह अपने ही बच्चों के अवशेषों को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अर्जुन ने जूलिया की यह कायरता देखी और घृणा से अपनी नजरें फेर ली। जनाब, ये आपके बच्चे के अवशेष हैं, इन्हें ले लीजिए। डॉक्टर ने दोबारा जूलिया से उसे थामने को कहा। जूलिया ओबराय को ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन छोड़ रहे हों और हाथ थर थर कांपने लगे। उसे बदहवास हालत में देख श्रीमती करुणा की सिसकियां और तेज हो गईं। भाई, किसी भी बाप के लिए बात हजम करना आसान नहीं होता कि वो अपने पहले बच्चे को एक बेजान बैग में हाथ में थामे। जूलिया अपनी इस पहली संतान को लेकर मन ही मन बड़ा खुश था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करुणा ने रुआंसी होकर अर्जुन से मिन्नतें की। अर्जुन, प्लीज बेटा, जूलिया की जगह तू इसे पकड़ ले। वो इस वक्त ये बोझ नहीं उठा पाएगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर वो सब वाला बैग थाम लिया और डॉक्टर से पूछा, क्या रीता को पता चल गया कि उसका बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं रहा? डॉक्टर ने सिर हिला दिया। नहीं, उसे बताने का मौका नहीं मिला। वो ऑपरेशन से पहले ही सुध-बुध खो चुकी थी। अर्जुन ने बस खामोशी से अपना सिर झुका लिया। तभी उसने देखा कि रीता को थिएटर के बाहर निकाला जा रहा है। रीता का चेहरा सफेद पड़ चुका था और होंठ एकदम फीके दिख रहे थे। वो स्ट्रेचर पर ऐसे बेजान लेटी थी जैसे कोई गहरी और दर्दनाक नींद में सो रहा हो। वहां मौजूद हर बंदे को उस पर तरस आ रहा था। जूलिया ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसके पत्थर जैसे दिल में भी थोड़ी हलचल हुई। यह वही रीता थी जो कभी उसकी जान हुआ करती थी। जूलिया सोचने लगा कि आखिर उनके बीच ऐसी कौन सी करवाट बढ़ गई जो बात यहाँ तक पहुंच गई। सब लोग नर्स के पीछे हो लिए और देखा कि रीता को बड़ी सावधानी से बेड पर शिफ्ट किया गया। नर्स ने बताया कि डॉक्टर के हिसाब से उसे फौरन खून चढ़ाना होगा। अर्जुन ने बिना देर किए आदेश दिया कि काम शुरू किया जाए। जूलिया वहीं सुन खड़ा सब देख रहा था। उसे याद आया कि रीता ने उसे हमेशा बेपनाह चाहा था। दूरियां तो तब आईं जब रीता ने गर्भवती होकर उसे शादी के लिए मजबूर कर दिया और वहीं से ओबराय खानदान में फूट पड़ गई। जूलिया को रीता की फिक्र कभी नहीं रही। वो तो बस अपने बारिश का इंतजार कर रहा था। तभी अर्जुन ने वो बैग जूलिया की ओर बढ़ाया और कड़क आवाज में कहा, अपने मरे हुए बच्चे को पकड़ो और अब सोचो कि इसका अंतिम संस्कार कैसे करना है। जूलिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली पर हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। शायद उसे लग रहा था कि इस बच्चे की मौत का असली गुनाहगार वही है। अर्जुन, तू ही इसे ले जाकर इसका दाह संस्कार करवा दे, करुणा ने दोबारा कहा। उन्हें दिख रहा था कि जूलिया की हिम्मत जवाब दे गई है, लेकिन अर्जुन ने अपनी माँ को दो टूक मना कर दिया। मम्मी, मैं ये सब क्यों करूं? जब ये उसके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहा था तब क्या मैं वहां था? ये अपनी हवस मिटाने के लिए जहां मौका मिले वहां मुंह मारता फिरता है और अपनी गर्भवती पत्नी को अकेलेपन में घुटने के लिए छोड़ देता है। अर्जुन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आखिर जूलिया ने चुपचाप वो बैग थाम लिया। उसने अपने ड्राइवर को बुलाया और अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। आधे घंटे बाद वो अपने पिता राघव ओबराय के साथ वापस लौटा, जो इस हादसे की खबर सुनकर बुरी तरह टूट चुके थे। उधर दोपहर के वक्त डॉक्टर लैंडे ने रूपा को फोन घुमाया। रूपा ने कहा कि वो उसे लंच के लिए लेने आ सकता है। लैंडे रूपा के ऑफिस पहुंचा और वे पास के ही एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। लैंडे ने खाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो बस स्नैक्स और ड्रिंक्स के सहारे वक्त काटता रहा और बार बार रूपा के चेहरे को पढ़ता रहा। जब लंच खत्म हुआ तो लैंडे ने एक और ड्रिंक मंगवाई। रूपा का सब्र जवाब दे रहा था। उसने कहा, लैंडे, अब बताओ भी क्या बात है? मैं सुबह से बेचैन हूँ। लैंडे ने एक गहरी सांस ली और बोला, रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हें यह सच नहीं बताता तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता, पर मैं तुमसे कोई पर्दा रखकर नहीं जी सकता। वो एक पल के लिए रुका और फिर सीधा बम फोड़ दिया। मैं किसी और औरत के साथ सोया हूँ। रूपा के चेहरे के रंग उड़ गए। क्या कहा तुमने? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे कानों पर यकीन ना हुआ हो। मैंने किसी और के साथ संबंध बनाए, लैंडे ने सिर झुकाकर दोहराया। रूपा की आंखों में फौरन आंसू आ गए। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी का दूसरा हमसफर भी
किसी और औरत की वजह से खो रही है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो लैंड्रे? प्यार का नाटक करते रहे और फिर किसी और की गोद में चले गए। रूपा की आवाज कांप रही थी। रूपा, वो एक हादसा था। लैंड्रे ने अपनी सफाई पेश की। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। अगर मुझे सिर्फ प्यास बुझानी होती तो मैं कभी नैना को नहीं चुनता। तुम बस बहाने बना रहे हो। तुम उसी के पास चले जाओ। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। अगर तुम्हें मुझसे तसल्ली नहीं थी तो उसी के पास मरो। रूपा गुस्से में उठी और बाहर की तरफ भागने लगी। लैंडे ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली। हाथ छोड़ो मेरा। चंद हफ्तों की अनबन हुई नहीं कि तुम दूसरे के बिस्तर पर पहुंच गए। लैंडे ने जल्दी से बिल भरा और रूपा के पीछे भागा। बाहर रूपा टैक्सी रुकवा रही थी। लैंडे ने उसे पकड़कर पीछे खींचा और टैक्सी वाले को भगा दिया। रूपा चिल्लाई, तमाशा मत करो लैंडे। मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करो। लैंडे ने जवाब दिया, तमाशा तुम कर रही हो रूपा। मैं एक नामी डॉक्टर हूँ और सड़क पर यूं झगड़ना मेरी इज्जत के खिलाफ है। अगर प्यार करते हो तो शांति से गाड़ी में बैठो। मैं सब समझाऊंगा। और अगर आज तुम नहीं बैठी तो मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि दोबारा कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। लैंडे ने हाथ छोड़ दिया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने शीशे में देखा कि रूपा पैर पटकती हुई वापस आ रही है। रूपा आकर गाड़ी में बैठ गई और गुस्से में हाथ बांध लिए। लैंडे ने ठंडे दिमाग से कहा, मैंने तुम्हें खुद बताया क्योंकि मैं साफ रहना चाहता था। पर सच तो यह है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने बिना वजह मुझसे रिश्ता तोड़ा। मेरा दिल छलनी था और मैं गम मिटाने के लिए शराब में डूबा था। मेरा फोन बंद था और अगले दिन एक जरूरी ऑपरेशन था। नैना मुझे खबर देने घर आई थी क्योंकि फोन नहीं लग रहा था। उस रात लूलू आंटी भी घर पर नहीं थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो नशे में मुझे नैना की जगह तुम दिखी। मुझे लगा तुम वापस आ गई हो और मैंने उसे अपना लिया। सुबह होश आया तब पता चला कि वो तुम नहीं थी। लैनी ने उदासी भरी आवाज में आगे कहा, रूपा मुझे तुम्हारे इस गुस्से से डर लगता है। मुझे शक है कि तुम मेरी पत्नी बनने के काबिल हो भी या नहीं। कल को कोई छोटा सा झगड़ा होगा और तुम मुझ पर गोली चला दोगी। तुमने मुझे धंधेबाज और चरित्रहीन जैसे मैसेज भेजे। क्या ये किसी प्यार करने वाले मर्द के लिए कम है? मुझे लगता है कि शायद हमारा शादी करना ठीक नहीं होगा। तुम बात सुनने से पहले ही फांसी की सजा सुना देती हो। लैंडे का चेहरा एकदम उतर गया था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। रूपा ने आगे कोई चू चपड़ नहीं की। वह एकदम खामोश हो गई। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि डॉक्टर लैंडे अपनी जगह 100% सही था। अगर वह खुद आकर अपना गुनाह कबूल न करता तो रूपा को कभी कानो कान खबर नहीं होती कि उसने उसकी पीठ पीछे क्या गुल खिलाया है। लेकिन उसका खुद आकर सच बताना ही इस बात का सबूत था कि वह रूपा पर अपनी जान छिड़कता है और उसके साथ एकदम आर पार वाला ही ईमानदार रहना चाहता है। अब रूपा को अंदर ही अंदर पछतावा खाया जा रहा था कि उसने लैंड्रे को फिर से दुखी कर दिया। जिस तरह लैंड्रे आज उखड़ा उखड़ा बात कर रहा था उससे साफ झलक रहा था कि वह रूपा के इस बात बात पर भड़कने वाले एटीट्यूड से बुरी तरह तंग आ चुका था। लैंड्रे ने गाड़ी तो बढ़ा दी थी पर उसका अंदाजा एकदम पराया सा था। ना तो वह कोई बात कर रहा था और ना ही हमेशा की तरह प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसका पूरा ध्यान बस स्टेयरिंग पर था, जैसे सड़क पर ही उसकी मंजिल छिपी हो। जब वे रूपा के ऑफिस पहुंचे तो उसने गाड़ी पार्क की और बस रूपा के उतरने का इंतजार करने लगे। अगर ये हमेशा वाला आशिक मिजाज लैंडे होता तो वह रूपा के करीब आता और उसे विदा करने से पहले कोई मीठी सी याद देकर जाता। पर आज तो वह पत्थर की मूरत बना बैठा था। क्या तुम छुट्टी के बाद मुझे लेने आओगे? रूपा ने दबी आवाज में पूछा। वह चाहती थी कि उनके बीच की ये बर्फ जैसी किसी तरह पिघल जाए। नहीं, लैंडे ने बिना गर्दन घुमाए सपाट लहजे में जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं थी। कोई झप्पी या किस भी नहीं मिलेगी। रूपा ने फिर से कोशिश की। लैंडे का बिना सोचे नहीं कह देना इस बात का इशारा था कि वह अपनी उस बात को लेकर सीरियस है कि शायद उनका साथ अब मुमकिन नहीं। रूपा का कलेजा मुंह को आ गया। क्या वो सच में उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से आउट करने वाला है? ना कोई किस, ना कोई झप्पी। रूपा प्लीज अब तुम गाड़ी से उतरो। लैंडे ने उसकी तरफ एक सरसरी नजर डाली। रूपा सिर झुकाए बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखर गए थे। रूपा को बहुत गहरी चोट पहुंची। उसे आदत थी कि उतरते वक्त लैंडे से दुनिया भर का प्यार देता था, पर आज उसने साफ पल्ला झाड़ लिया था। उसने अपना सिर उठाया और लैंडे का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो जान। मैं जानती हूँ
कि मेरा गुस्सा बहुत गंदा है और मैं आपा खो देती हूँ। प्लीज मुझे बस एक आखिरी मौका दो। आई एम सॉरी। लैंडे चुप रहा पर उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। वह सोच रहा था कि चलो कम से कम रूपा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। पिछली बार तो उसका ईगो इतना बड़ा था कि उसने माफी का माँ तक नहीं बोला था। वह चाहता था कि रूपा सच में बदले। वह उससे प्यार तो बेपनाह करता था, पर उसके इस गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी जिंदगी काटना उससे बुरे सपने जैसा लग रहा था। लैंडे प्लीज कुछ तो बोलो। रूपा ने फिर से मिन्नत की। मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे से ब्रेक लेना चाहिए। हमें खुद को थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि देख सकें कि क्या हम वाकई साथ चल पाएंगे। सच कहूँ तो मैं घर बसाना चाहता हूँ, पर तुम्हारा ये रूप मुझे डरा देता है। लैंडे ने सुझाव दिया। लैंडे यहाँ बस एक दांव खेल रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि वो रूपा को देखे बिना 2 दिन भी चैन से नहीं रह पाएगा। वो बस ये आजमाना चाहता था कि रूपा की माफी में कितनी सच्चाई है। पर यह सुनते ही रूपा के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि लैंडे उसे अपनी जिंदगी से निकालने का कोई सोफिस्टिकेटेड तरीका ढूंढ रहा है। उसने टिश्यू से अपने आंसू पोंछे और भारी मन से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी लैंडे। अगर तुम इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हो ठीक है, मैं समझ जाऊंगी। पर यह मत कहो कि दूर रहना है। हम अभी तो साथ आए थे। रूपा ने अपनी बात जारी रखी। देखो लैंडे, मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने माफी मांग ली। मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद पर काम करूंगी और वैसी ही बनूंगी जैसे तुम चाहते हो। और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं भी रही तो भी खुद के लिए बदलूंगी। ये कहते हुए रूपा ने उतरने के लिए दरवाजा खोलना चाहा। लैंडे के कान तरस रहे थे यह सुनने के लिए। उसे अब सुकून मिला। उसने रूपा को दरवाजा खोलने से रोका और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने रूपा के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे बड़े जुनून के साथ चूमा। ये एक तरह की सजा भी थी और प्यार भी। रूपा ने कोई विरोध नहीं किया। जब उसने रूपा को छोड़ा तो उसके होंठ पर उस प्यार के निशान थे और चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लैंडे। उसने इनकार किया। लैंडे ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उधर अस्पताल में राघव ओबराय ने अपने बेटे से कड़ाई से पूछा, जूलिया आखिर माजरा क्या है? कोई भी बच्चा यूं ही नहीं मर जाता। अभी तो वक्त भी नहीं हुआ था। डॉक्टर कह रहे थे कि यह सब डिप्रेशन और दिमागी तनाव की वजह से हुआ है। जूलिया ने जवाब दिया। उसने एक नज़र रीता की तरफ डाली, जिसे अब तक होश नहीं आया था। राघव ओबराय ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उन्हें याद आया कि जिस दिन जूलिया रीता को घर लेकर आया था, उसका बर्ताव कितना रूखा था। उन्हें पूरा शक था कि जूलिया की बेरुखी ने ही रीता को इस हालत में पहुंचाया है। शाम होते होते रीता की आंखें खुल गईं। उसने सबसे पहले अनीका को देखा। उसे धुंधला सा याद था कि बेहोशी के आगोश में जाने से पहले उसने अपनी इसी सहेली को याद किया था। अनीका, उसने बहुत ही कमजोर आवाज में पुकारा। खून चढ़ने के बाद भी रीता एकदम निढाल लग रही थी। अनीका और करुणा जी दोनों उसकी तरफ लपकी। करुणा जी ने उसका माथा सहलाया। रीता बेटा, शुक्र है भगवान का कि तू होश में आ गई, उन्होंने नम आंखों से कहा। जूलिया भी पास आया, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल पाए। उसे अपनी पुरानी हरकतों पर अब मलाल हो रहा था। माँ, रीता ने अपनी सासू माँ को जवाब दिया। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और टाकों को महसूस करके सब समझ गई। उसकी आंखें बंद हो गई और आंसू बहने लगे। अनीका ने उसे कसकर थाम लिया। मत रो रीता, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा, अनीका ने दिलासा दिया। जूलिया की आंखें भी लाल थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रीता से क्या कहे। माँ की कोख गुजर चुकी थी और वो खुद मौत के मुंह से वापस आई थी। रीता ने रोते हुए अपनी माँ को फोन किया और ये मनहूस खबर सुनाई। अनीका लगातार उसके आंसू पोंछती रही। करुणा ने जूलिया को आगे किया। वह भारी कदमों से बेड के पास आया, पर नजरें नहीं मिला पा रहा था। अनीका वहां से हटकर अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो गई। अर्जुन, जब हमारे दोनों बेटे होने वाले थे, तब मैं भी रीता जैसी कमजोर थी, पर मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने अपने बच्चों की शक्ल देखी। पर बेचारी रीता का तो संसार ही उजड़ गया, अनीका ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन सोच में पड़ गया कि एक नई जान को दुनिया में लाने के लिए औरतों को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। मुझे खुशी है कि तू बच गई। मेरे लिए तेरी जान उस बच्चे से कहीं ज्यादा कीमती है। सब सेट हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। जूलिया ओबराय ने भारी शब्द तो कह दिए, पर उसके बाद वो जैसे काठ का पुतला बन गया। उसके पास आगे बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। असलियत तो यह थी कि कागजों पर इन दोनों का तलाक हो चुका था, पर जूलिया ये बात अपने परिवार और खासकर अपने बड़े भाई अर्जुन ओबराय से छिपाकर बैठा था।
जूलिया ने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रीता को लावारिस छोड़ रखा था। न कभी डॉक्टर के पास ले गया, न कभी हाल पूछा। ऊपर से देखने में लगता था कि उसे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, पर सच तो यह था कि नफरत अपनी जगह थी और बाप बनने का चाव अपनी जगह। जब वो उस नन्ही जान का अंतिम संस्कार करने गया, तब उसे पता चला कि वो एक छोटी सी राजकुमारी थी। अगर वो जिंदा होती तो अर्जुन के दो बेटों के बीच इकलौती लाडली बहन बनकर राज करती। पर अब सब मिट्टी में मिल चुका था। जूलिया को अंदर ही अंदर इस बात का गहरा मलाल था, पर वो खुद जानता था कि वो एक नंबर का घटिया और गैर जिम्मेदार मर्द साबित हुआ है। जूलिया के मुंह से तसल्ली की बातें सुनकर रीता के सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा कि जूलिया हमदर्दी नहीं जता रहा, बल्कि उसे ताना मार रहा है। वो और भी तेज सुबकने लगी। उसे पक्का यकीन था कि जूलिया मन ही मन लड्डू फोड़ रहा होगा कि अब कोई बच्चा नहीं रहा तो वो आज़ादी की पतंग उड़ाएगा। अनिका ने मामला बिगड़ते देख फौरन जूलिया को पीछे हटने का इशारा किया। जूलिया की बातें रीता के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। रीता का रोना इस बात के लिए नहीं था कि वो जूलिया को बाप नहीं बना पाई, बल्कि यह उसकी अपनी कोख उजड़ने का वो दर्द था जिसे कोई मर्द नहीं समझ सकता। जूलिया चुपचाप एक तरफ दुबक गया। उसे पता था कि रीता को उसे देखकर और हाइपर हो जाएगी। अर्जुन ओबराय ने अपनी आंखें सिकोड़कर जूलिया को नापा। वो ताड़ गया कि जूलिया ने रीता का जीना हराम कर रखा था। वो जानता था कि भाई आवारा है, पर उसे लगा था कि शायद शादी के बाद अकल ठिकाने आ जाएगी। अर्जुन यह सोचकर दंग था कि एक ही छत के नीचे पले बड़े होने के बाद भी जूलिया इतना गिर कैसे गया। उसे लगा कि जब वो अमेरिका पढ़ाई करने गया था, शायद तभी जूलिया को इन गंदी आदतों का चस्का लग गया था। पूरा खानदान जानता था कि जूलिया एक नंबर का अय्यास है, पर अर्जुन ये सोचकर परेशान था कि आखिर इसमें यह संस्कार आए कहाँ से। दूसरी तरफ रीता की माँ मोनिका का रो रो कर बुरा हाल था। उनका बेटा अल्फ्रेड अपनी माँ को सीने से लगाकर ढाढ़स बंधा रहा था। अपनी बहन का बच्चा खोने का दुख उसे भी अंदर तक काट रहा था। माँ चलिए अस्पताल चलते हैं। अल्फ्रेड ने अपनी माँ को संभाला। मोनिका का तो जैसे संसार ही उजड़ गया था। वो उठी और अल्फ्रेड से कहा कि उसे अभी इसी वक्त रीता के पास पहुंचा दे। अल्फ्रेड गाड़ी भगाकर अस्पताल पहुंचा, पर रास्ते भर उसका दिमाग चकरा रहा था। आखिर अचानक यह सब कैसे हुआ? कल तक तो रीता एकदम चकाचक थी। क्या जूलिया ने उसे कोई टॉर्चर किया, या फिर रीता ने उसे किसी और औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था? अल्फ्रेड को जवाब चाहिए था। अस्पताल पहुंचते ही उसने पार्किंग में रीता की गाड़ी देखी। मोनिका बदहवास होकर अंदर भागती हुई गई। अल्फ्रेड उनके पीछे था, पर वो वार्ड में जाने के बजाय सीधे उस डॉक्टर के केबिन में घुसा जिसने ऑपरेशन किया था। अल्फ्रेड ने डॉक्टर से दो टूक पूछा कि गड़बड़ कहाँ हुई। डॉक्टर ने नरमी से कहा, भाई साहब मैं उसके पति और ससुराल वालों को सब बता चुका हूँ। पर अल्फ्रेड कहाँ मानने वाला था। डॉक्टर मुझे सच जानना है, मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे हो गया। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कड़वा सच उगल दिया। देखिए रीता बहुत गहरे डिप्रेशन में थी। वो खुद गाड़ी चलाकर ऐसी हालत में यहाँ पहुंची थी कि अगर हम फौरन ऑपरेशन ना करते तो आज हम उसे भी खो देते। अल्फ्रेड जब केबिन से निकला तो उसका खून खौल रहा था। उसे अपनी बहन की खामोशी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इस जालिम ससुराल में कितना जुल्म सहा और घर पर किसी को भनक तक नहीं लगने दी। उसे अब 100% यकीन था कि जूलिया की काली करतूतों ने ही उसकी बहन को इस हाल में पहुंचाया है। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि उस हालत में भी रीता को खुद गाड़ी चलाकर आना पड़ा। जूलिया आखिर उस वक्त किस गली में मुंह मार रहा था। वो भारी कदमों से बाट की तरफ बढ़ा। अंदर मोनिका अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर रो रही थी। कमरे में मौजूद हर आंख नम थी। मोनिका अभी भी काफी जवान और सुंदर दिखती थी। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो रीता की माँ है। वे दोनों सगी बहनों जैसी लग रही थी। जूलिया ने जब मोनिका को पहली बार सामने से देखा तो उनकी गरिमा और खूबसूरती देखकर दंग रह गया। बस कर मेरी जान और मत रो। मोनिका ने रीता के आंसू पोंछे, जबकि उनकी खुद की सिसकियां थम नहीं रही थीं। तभी अल्फ्रेड कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा एकदम शांत, पर आंखों में गजब की शक्ति थी। उसने जूलिया को ऐसे इग्नोर किया जैसे वहां कोई कूड़ेदान पड़ा हो। उसने करुणा जी और अनिका को नमस्ते किया और फिर अर्जुन ओबराय के सामने थोड़ा झुककर सम्मान दिया। नमस्ते प्रेसिडेंट ओबराय। अर्जुन ने उसे पहचान लिया और हल्की सी मुस्कान दी, पर अल्फ्रेड ने जूलिया की तरफ थूका तक नहीं। वो अपनी बहन के पास पहुंचा। रीता की दयनीय हालत देखकर उसका कलेजा फट गया। रीता ने अपनी माँ की तरफ देखा और वो बात कह डाली
जिसे सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। माँ, मैं आपके साथ अपने घर जाना चाहती हूँ। रीता को अब ओबराय खानदान की उस सोने की लंका में एक पल भी नहीं रुकना था। उसे बस अपनी माँ का आंचल चाहिए था। लेकिन जूलिया का क्या होगा? क्या तो इस दुख की घड़ी में उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देगी? मोनिका ने अपनी बेटी की आंखों में झांकते हुए पूछा। उन्हें लगा कि आखिर बच्चा तो जूलिया का भी मरा है, तो कलेजा तो उसका भी छलनी हुआ होगा। रीता बस सुबकती रही और उसने नाम में सिर हिला दिया। वह अब एक पल भी उस जूलिया ओबराय की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। अल्फ्रेड अपनी बहन की आंखों में तैरते उस दर्द को साफ पढ़ पा रहा था। उसे समझ आ गया था कि रीता का सब्र अब जवाब दे चुका है और वो अब अपने उस घटिया पति के काले कारनामों पर पर्दा डालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अगर वो हमारे साथ घर चलना चाहती है माँ, तो उसे जाने दो। अल्फ्रेड ने दहाड़कर अपनी बहन का पक्ष लिया। वो अब किसी भी कीमत पर रीता को जूलिया की उस काल कोठरी में वापस भेजने को तैयार नहीं था, खासकर तब जब उसे सारी असलियत पता चल चुकी थी। मोनिका ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा, एक औरत अपने पति को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकती। अगर जूलिया राजी हो तभी वो हमारे साथ चल सकती है। अल्फ्रेड का गुस्सा अब सातवें आसमान को छूने लगा। माँ, जूलिया वही था और रीता डिप्रेशन में घुट रही थी। क्या आपको पता भी है? इसी वजह से आज उसकी कोख उजड़ गई है। उसने तड़ाक से कड़वा सा सबके मुंह पर दे मारा। मोनिका एकदम सन रह गई। उन्होंने पहले जूलिया को देखा और फिर अपनी बेटी को। तुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है बेटा? तूने तो कहा था कि जूलिया तेरा बहुत ख्याल रखता है और तुझसे बेपनाह प्यार करता है। तेरे पास इतना हैंडसम और प्यार करने वाला पति है, अच्छी नौकरी है और तू हर तरह से सुखी है। फिर तुझे मानसिक तनाव कहाँ से हो गया? मोनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनका दिमाग एकदम चकरा गया था। अर्जुन ओबराय का शरीर यह सुनकर पत्थर जैसा हो गया। रीता अपने परिवार के सामने जूलिया को एक फरिश्ता बनाकर पेश कर रही थी, जबकि हकीकत में वो एक जानवर से भी बदतर था। अर्जुन ने सोचा कि काश जूलिया ने इस एहसान की कदर की होती। जूलिया की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि रीता ने उसके बारे में अपने घर पर इतने ऊंचे शब्द कहे थे। इतनी बदतमीजी झेलने के बाद भी वो उससे नफरत नहीं करती थी। जूलिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या कोनूर खोया है। अगर उसे पहले पता होता कि रीता उसके बारे में ऐसा सोचती है, तो वो शायद इतना बेरहम नहीं बनता। माँ, रीता बस उस घटिया आदमी की काली करतूतों को छुपा रही थी। वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने आपको बताया। अल्फ्रेड ने गरजते हुए कहा। वो डिप्रेशन में क्यों नहीं जाएगी जब उसका पति एक नंबर का अय्यास है। बीबी के पेट में बच्चा होने के बावजूद यह आदमी पूरे शहर में औरतों के पीछे दुम हिलाता फिरता है। यह रात को घर तक नहीं आता था। रीता हमेशा उस सोने घर में अकेली रहती थी और आप पूछ रही हैं कि उसे डिप्रेशन क्यों हुआ। यहाँ तक कि कल रात भी यह आदमी किसी होटल में किसी दूसरी औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा था। अल्फ्रेड ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। मोनिका हकी बकी रह गई। उन्हें लगा कि शायद अल्फ्रेड जूलिया को बदनाम कर रहा है, पर तभी रीता के रोने की आवाज और तेज हो गई। रीता को लगा कि अब लुका छुपी का खेल खत्म हो चुका है। जिस सच को उसने अपनी जान पर खेल कर दबाना चाहा, आज अल्फ्रेड ने उसका भंडा फोड़ कर दिया था। बस जूलिया के पिता राघव ओबराय ही वहां नहीं थे। बाकी पूरे खानदान के सामने जूलिया की इज्जत नीलाम हो चुकी थी। अल्फ्रेड, चुप हो जा। अपने जीजा के बारे में ऐसी गंदी बातें मत कर। मोनिका ने अपने बेटे को डांटा। आपको मुझ पर यकीन नहीं है माँ? जूलिया यहीं खड़ा है और रीता, तू खुद सच क्यों नहीं बताती कि तेरे इस पति की असलियत क्या है? अल्फ्रेड अपनी बात पर अड़ा रहा। मोनिका ने अल्फ्रेड की आंखों में वो कड़वा सच देख लिया। माँ, भाई सही कह रहे हैं। मेरी शादी सिर्फ एक दिखावा है। रीता अचानक चीख पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो माँ। मैं आपसे आज तक सिर्फ सफेद झूठ बोलती आई हूँ। मोनिका का दिल बैठ गया। उनकी मासूम बच्ची इतने महीनों से यह सब अकेले झेल रही थी। क्या उसकी किस्मत भी उनकी तरह ही फूटी थी? जूलिया की धड़कनें बेतहाशा बढ़ने लगी और वो पसीने से तरबतर हो गया। अर्जुन और श्रीमती कर्णा भी वहीं खड़े सब सुन रहे थे। अगर पूरा सच बाहर आ गया तो अर्जुन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मोनिका ने जूलिया की तरफ देखा, पर जूलिया ने शर्म के मारे नजरें जमीन में गड़ा ली। जूलिया, तुमने मेरी बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक किया? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा, जो तुम उसके साथ इंसान जैसा बर्ताव तक नहीं कर सके? मोनिका का गला रुंध गया। श्रीमती कर्णा, आपने अपने बेटे को टोका क्यों नहीं? क्या आपको अपनी बहू का दर्द नहीं दिखा? और प्रेसिडेंट ओबराय, मैंने बरसों से आपकी इज्जत की है। आप एक नेक इंसान हैं। मुझे लगा था कि मेरी बेटी आपके भाई के साथ
सबसे सुरक्षित होगी। मोनिका फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा था कि अगर अर्जुन ओबराय इतने काबिल है तो उनका भाई भी वैसा ही होगा। आप सब तमाशा देखते रहे। अगर ये आपकी अपनी बहन होती प्रेसिडेंट ओबराय, तो क्या आप किसी मर्द को उसे इस हाल में पहुंचाने देते? मेरा आप सब पर से भरोसा उठ गया है। पूरे कमरे में जैसे शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ओबराय की मुट्ठियां भिज गईं। जूलिया ने ओबराय खानदान की इज्जत को सरेआम कीचड़ में घसीट दिया था। अर्जुन को पछतावा था कि उसने जूलिया को शादी के लिए मजबूर किया, पर उसे यह नहीं पता था कि जूलिया ने रीता को पूरी तरह लावारिस छोड़ दिया है। तभी मोनिका ने अपने आंसू पोंछे और रीता का हाथ थामकर कहा, तू मेरे साथ घर चलेगी बेटा, और मैं चाहती हूँ कि तू वो करे जिससे तुझे शांति मिले। अभी के अभी तलाक की अर्जी डाल और इस नरक को खत्म कर। मोनिका की बात बीच में ही काटते हुए रीता ने एक और परमाणु बम फोड़ दिया। माँ, आप शांत हो जाइए। हमारा तलाक तो शादी के 1 महीने बाद ही हो गया था। क्या? ये तू क्या कह रही है रीता? मोनिका और करुणा दोनों एक साथ चिल्लाईं। रीता ने उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। वहां मौजूद हर शख्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनका तलाक काफी समय पहले हो चुका था और पूरे शहर को कानो कान खबर तक नहीं थी। बकवास! अल्फ्रेड दहाड़ा। उसने गुस्से में दीवार पर ऐसा मुक्का जड़ा कि उसके हाथ की हड्डियां चटक गईं और खून की धार बहने लगी। उसने रीता की तरफ ऐसी नजर से देखा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। और तू तू उसकी एक बात मानकर उस नरक में पड़ी रही। ओए, कौन सा प्यार एक औरत को इतना अंधा बना देता है? तू उसके लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी तू उसके साथ रह रही रीता। अल्फ्रेड का गला चिल्लाते चिल्लाते बैठ गया। मुझे लगा था तू स्मार्ट है और समझदार है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तू हमेशा टॉपर रही, फिर जिंदगी के इम्तिहान में इतनी बड़ी बुद्धू कैसे निकल गई? अल्फ्रेड का गुस्सा सातवें आसमान को पार कर रहा था। तूने उसे अपने साथ फुटबॉल की तरह खेलने दिया। तू बस जुल्म सहती रही और उस घटिया आदमी का टॉर्चर झेलती रही। वो बाहर मुंह मारता है और घर आकर तुझे उस नौकरानी की तरह समझता है जिसकी अपनी कोई जुबान नहीं है। कहाँ गई वो मेरी धाकड़ बहन जिसे मैं जानता था? तुझे क्या हो गया है? अगर माँ पास नहीं थी तो तूने अपने भाई से बात क्यों नहीं की? क्या तू अभी मुझे अपना खून मानती है? रीता ने अपने भाई की डांट सुनकर आंखें बंद कर लीं। अल्फ्रेड का एक एक शब्द सुई की तरह उसके कलेजे में धंस रहा था। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने उसे खबर दी, तब से आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि अर्जुन भाई ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। रीता सिसकते हुए कड़वा सच उगलने लगी। हम ओबराय मेंशन में अजनबियों की तरह अलग अलग कमरों में रहते थे। वह कभी कभार ही शकल दिखाता था और जब आता था तो जानबूझकर अपनी अय्यासियों के किस्से और दूसरी औरतों को साथ लेकर आता था। रीता ने रोते हुए आगे बताया, बाद में उसने तलाक मांगा और मैंने उसे वो आज़ादी दे दी। उस दिन उसने मेरी ऐसी बेइज्जती की कि रूह कांप जाए। उसने कहा कि मेरी औकात एक रखैल से भी कम है। उसने मुझे एक इनक्यूबेटर कहा, जो बस उसका वारिस पैदा करने की मशीन है, और काम निकलते ही वो मुझे कचरे के डिब्बे में फेंक देगा। मेरा डिप्रेशन वहीं से शुरू हुआ। उसने अपनी प्रेमिका नैना के सामने ये सब कहा और उन दोनों ने मिलकर मेरा मजाक उड़ाया। जूलिया ओबराय को लग रहा था कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अर्जुन ओबराय की तो बर्फीली और खूंखार नजरें उसे चीर रही थी। वो अर्जुन की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था, बस आने वाले खौफ को महसूस कर पा रहा था। अल्फ्रेड ने जूलिया को ऐसे घूरा जैसे अभी उसका मर्डर कर देगा। अगर जूलिया उससे बड़ा ना होता तो वो वहीं उसके मुंह का नक्शा बिगाड़ देता। उधर श्रीमती करुणा की हालत बिगड़ने लगी। वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि अनिका ने दौड़कर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। संभल कर माँ! अर्जुन तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचा और उन्हें सोफे पर टिकाया। करुणा जी धीरे धीरे सिसक रही थी। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे जूलिया जैसा बेटा मिला? मेरे पुरखों की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वो रोते हुए बुदबुदाई। जूलिया, क्या तू वाकई मेरा ही खून है या अस्पताल में बदल गया था? भगवान बुद्ध मेरे पापों के लिए माफ कर दे, पर ऐसा बेटा दोबारा किसी दुश्मन को भी ना दे। रीता की माँ मोनिका ने जब करुणा जी की हालत देखी तो उनकी करवाट थोड़ी कम हुई। उन्हें दिख रहा था कि माँ अपने बेटे की निष्ठा से कितनी शर्मिंदा है। अनिका ने करुणा जी का सिर अपने सीने से लगा लिया ताकि उन्हें थोड़ा ढाढ़स मिल सके। अर्जुन ने फोन निकाला और कड़क आवाज में हुक्म दिया, अभी यहाँ पहुंचो और माँ को घर ले जाकर आराम कराओ। उसने माँ की बेबसी देखी और फिर अल्फ्रेड की तरफ मुड़ा। मुझे माफ करना, पर अब आप सबको यहाँ से निकलना होगा। मैं और मेरी माँ अपनी बहन का ख्याल रखेंगे। और सुन लीजिए, मैं अब ओबराय खानदान के किसी भी बंदे की परछाई भी
अपनी बहन पर नहीं पड़ने दूंगा। अल्फ्रेड ने दो टूक फैसला सुना दिया। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरा दिल छलनी है रीता। काश वो बच्ची जिंदा होती, पर यह मेरे हाथ में नहीं था। श्रीमती मोनिका अल्फ्रेड, मुझे इस सब के लिए बहुत शर्मिंदगी है। मुझे इस गधे की एक भी करतूत का इल्म नहीं था। अगर रीता ने मुझे या अनिका को एक बार भी इशारा किया होता तो यह नौबत ना आती। पर मैं कसम खाता हूँ कि रीता को इसका हर्जाना और इंसाफ जरूर मिलेगा। अर्जुन ने मोनिका के सामने अपना सिर झुकाया। तभी उसके बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। अर्जुन ने अपनी माँ को किसी कीमती फूल की तरह गोद में उठाया और बाहर निकल गया। अनीका तुरंत रीता के पास गई, उसे माथे पर चूमा और विदा लेते हुए बाहर निकली। रीता की आंखों में आंसू थे। वो अनीका को बहुत मिस करने वाली थी, क्योंकि अनीका का दिल वाकई सोने का था। मोनिका को अर्जुन ओबराय का अंदाज पसंद आया। उन्हें लगा कि काश उनकी बेटी की किस्मत में अर्जुन जैसा कोई मर्द होता। बाहर जूलिया पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे उसकी फांसी का वक्त करीब हो। अर्जुन ने माँ को गाड़ी में बिठाया। अनीका भी उनके साथ बैठ गई। अर्जुन अपनी गाड़ी में था और जूलिया अपनी कार लेकर किसी अपराधी की तरह उनके पीछे हो लिया। तीनों गाड़ियां ओबराय निवास की तरफ बढ़ रही थीं। गाड़ी में करुणा ने अनीका का हाथ थामा और कहा, अनीका, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तेरे जैसी बेटी मिली। तू ही इस घर की असली रौनक है। उन्होंने अनीका को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो जल्दी अर्जुन और उसकी शादी देखना चाहती हैं। अनीका मुस्कुराई। माँ, अगर अर्जुन राजी हुए तो मैं जल्दी आपकी गोद में पोता पोती खिलाऊंगी। करुणा ने कहा, अर्जुन की तू फिक्र मत कर। अब मुझे एक नन्ही परी चाहिए जो बिल्कुल तेरी जैसे दिखे, इस खड़ूस अर्जुन जैसी नहीं। अनीका खिलखिलाकर हंस पड़ी। उधर अपनी गाड़ी में जूलिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने सब कुछ तबाह कर दिया था। रीता चली गई, बच्चा चला गया और अब भाई का सामना करना था। उसे पता था कि अर्जुन तलाक छिपवाने और रीता के साथ की गई दरिंदगी के लिए उसे कच्चा चबा जाएगा। जैसे ही गाड़ियां ओबराय निवास के गेट के अंदर घुसी, जूलिया का दम घुटने लगा। अर्जुन ने मन बना लिया था कि आज वो जूलिया को ओबराय खानदान के असली मालिक का खौफ दिखाएगा। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, जूलिया का दिल धक धक करने लगा। उसे नहीं पता था कि सालिसान कोठी के अंदर आज उसके साथ क्या कत्लेआम होने वाला है। दूसरी तरफ विवान सिंघानिया ने हार नहीं मानी और जुगाड़ बिठाकर दोबारा लाइन पर आ गया। उसने कहीं से छोटा मोटा लोन सेट किया और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने स्टेशनरी का थोक बिजनेस भी हाथ में ले लिया। उसका असली प्लान तो मानिक शर्मा के बिजनेस से और माल ऐटना और कंपनी में अपनी तगड़ी हिस्सेदारी जमाना था। पर अनीका शर्मा के वापस लौटते ही उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। वो तो खैर मना रहा था कि अनीका ने उसे जेल नहीं भिजवाया, वरना सालों पहले उसने अनीका को धोखे से बेचने में जो रोल निभाया था उसके लिए तो उसे चक्की पीसनी पड़ती। विवान ने लोन के पैसों से दिल्ली के बाहरी इलाके में अपनी मां सरला सिंघानिया के लिए एक छोटा सा घर ले लिया था। सरला जी को हर छोटी बात पर किटकिट करने की आदत थी, पर दिली दिल में वो भी खुश थी कि चलो उस खटारा होटल से पीछा छूटा और सिर पर अपनी छत तो आई। विवान अब अपना सिक्का जमाने और बड़े लोगों के बीच उठने बैठने में इतना बिजी हो गया था कि उसके पास फालतू की आस्की के लिए टाइम ही नहीं बचा था। लेकिन उधर रिया शर्मा और उसकी माँ मोहिनी उसे कोसने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। उन्हें चिढ़ थी कि विवान ने उन्हें अदर में छोड़ दिया। जिस अनीका को उन्होंने धक्के मारकर बाहर किया था, वही अब कंपनी की 3/4 मालकिन बनी बैठी थी। रिया के मन में अभी भी जहर भरा था। वो सोच रही थी कि अनीका इस गद्दी पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। बस सही मौके का इंतजार था। उसी शाम डॉक्टर लैंड्रे के पास उनके पालने वाले माता पिता का फोन आया। वे थोड़े नाराज थे कि लैंड्रे काफी वक्त से उनसे मिलने नहीं आया। लैंड्रे ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और बताया कि वो अपनी असली जड़ों को ढूंढने में फंसा हुआ था। जब उन्होंने ज्यादा पूछताछ की तो लैंड्रे ने सीधा बम फोड़ दिया। मुझे सब पता चल गया है, पर मेरे असली माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर उसने वो बात कही जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। मेरी एक जुड़वा बहन भी है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कोई और नहीं, अपनी अनीका शर्मा है। यह सुनकर भी हक्के बक्के रह गए। अब जाकर उन्हें समझ आया कि लैंड्रे और अनीका के बीच की वो बॉन्डिंग आखिर थी क्या। उन्होंने उसे बधाई दी और दुख भी जताया। लैंड्रे की माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब उन्हें जल्दी से पोते पोतियों का मुंह देखना है। लैंड्रे ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि वो जल्दी सगाई करने वाले हैं। इधर ओबराय निवास का माहौल ऐसा था कि एक सुई भी गिरे तो धमाका हो जाए। करुणा जी थकी हारी सोफे पर ढेर हो गई थी। अनीका उनके साथ थी।
तभी अर्जुन ओबराय हाथ में सिगरेट लिए अंदर आया। भाई, अर्जुन का सिगरेट पीना इस बात का पक्का सबूत था कि आज किसी की सामत आने वाली है, और वो कोई ऐसा फैसला सुनाने वाला है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाए। राघव ओबराय अपने कमरे से बाहर आए और नीचे का सन्नाटा देखकर ताड़ गए कि मामला गर्म है। तभी जूलिया ओबराय दबे पांव ऐसे घुसा जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। वो इतना पानी पानी था कि अपनी नजरें जमीन से ऊपर नहीं उठा पा रहा था। राघव ने अपने दोनों बेटे के चेहरे देखे और समझ गए कि जूलिया ने कोई बड़ा कांड कर दिया है। करुणा, क्या हुआ भाई? सब ठीक तो है? राघव ने पूछा। करुणा ने रोते रोते अस्पताल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। राघव को कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा इतना बड़ा नीच निकल सकता है। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। राघव दहाड़े, ओए जूलिया, तूने हमारे खानदान की इज्जत का कचरा कर दिया। तू क्या खुद को खुदा समझता है? अगर अर्जुन कुछ नहीं भी करता तो आज तेरा हिसाब मैं खुद करूंगा। जूलिया गिड़गिड़ाने लगा। सॉरी पापा, मैं नफरत में अंधा हो गया था। उसे पता था कि अगर आज घर वालों ने हाथ खींच लिया तो अर्जुन उसे कच्चा चबा जाएगा। बकवास बंद कर अपनी, अर्जुन ने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कड़क आवाज में कहा। मैंने तुझे सिर्फ बच्चे की खातिर शादी करने को कहा था। तूने न सिर्फ जबरदस्ती की बल्कि पीठ पीछे तलाक भी ले लिया। तू पति होने का नाटक कर रहा था, जबकि सबको पता है कि तू कल रात भी किसी और औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। तू एक नंबर का गैर जिम्मेदार आदमी है। अर्जुन की आवाज और भी खौफनाक हो गई। चूंकि तूने मेरी बात की धज्जियां उड़ाई और ओबराय खानदान के वारिस को दुनिया देखने से पहले ही मार दिया, अब तू सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। तुझे रीता के हर एक आंसू का हर्जाना देना होगा। कंडा ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। सजा जो भी हो, पर इसे मेरी आंखों के सामने से दूर करो। मुझे शर्म आती है कि ये मेरा बेटा है। अर्जुन ने अपना आखिरी और पत्थर की लकीर वाला फैसला सुनाया। गौर से सुन ले जूलिया, आज से तेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुझे ओबराय ग्रुप और खानदान की पाई पाई से बेदखल किया जाता है। तेरी सारी जायदाद और बैंक बैलेंस के दो टुकड़े होंगे, एक तेरा और एक रीता का। और सुन, तेरा हिस्सा तब तक फ्रीज रहेगा जब तक मेरी मर्जी ना हो। अर्जुन ने आगे चेतावनी दी। तू देश छोड़कर भागने की सोचना भी मत। तू यहीं रहेगा और अपनी करनी की सजा काटेगा। और सबसे बड़ी बात, तू मेरे बच्चों के आसपास भी नहीं दिखेगा। मैं नहीं चाहता कि तेरी परछाई भी उन्हें बिगाड़े। जूलिया का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि अर्जुन ने आज उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। जूलिया ओबराय का भेजा एकदम सुन पड़ गया। उसे लगा, यार ये सजा तो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ सिलेबस हो गई है। सगा भाई उसके साथ इतना रूखा बर्ताव कैसे कर सकता है? एक तरफ तो वो अपने बच्चे को खोने के गम में डूबा था, जो अब कभी उसकी गोद में नहीं खेलेगा, और ऊपर से भाई ने उस पर ऐसा शिकंजा कस दिया कि सांस लेना दूभर हो जाए। अनिका शर्मा की तो जैसे रूह कांप गई। उसने पहली बार अर्जुन ओबराय का वो खूंखार रूप देखा जो किसी को भी जमा दे। अर्जुन ने तो सीधा जूलिया से खून का रिश्ता ही खत्म करने का मन बना लिया था। अनिका ने दबी नजरों से अर्जुन को देखा। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे ठंडे थे कि कोई पत्थर की मूरत हो। अनिका ने एक गहरी सांस ली। वो चुपचाप ये तमाशा देख रही थी कि क्या मम्मी पापा बीच बिचाव करेंगे। उसे लगा कि अगर वे अर्जुन से गुजारिश करते तो शायद अर्जुन का दिल थोड़ा पसीज जाता। लेकिन जब राघव जी और कर्णा जी दोनों ही सादे बैठे थे तो अनिका ताड़ गई कि जूलिया के लिए अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। भाई, तू मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गया है? यहाँ सबसे ज्यादा कलेजा तो मेरा फटा है। जूलिया चीख उठा। मेरा बच्चा चला गया, मेरी बंदी नैना भी हाथ से निकल गई, और मैं बस हाथ मलता रह गया। जूलिया का पारा और चढ़ गया। अब तू मेरी लंका लगाकर मुझे भगोड़ा बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक गलती की। मैं अपने ही घर में नहीं रह सकता। अर्जुन, ये तू बहुत ज्यादा कर रहा है। ये मेरी लाइफ का बस एक बुरा पैच है, और मुझे इस वक्त अपनों की जरूरत है। तुझे मुझे डांटना चाहिए था। ये जानलेवा फैसला सुनाने की क्या जरूरत थी? तुझे यह दर्द तो झेलना ही पड़ेगा जूलिया, क्योंकि तूने उस मासूम रीता को नरक में अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया था। अर्जुन ने कड़क कर जवाब दिया। पूरी प्रेगनेंसी में तू उसे कितनी बार डॉक्टर के पास ले गया? क्या एक बार भी पूछा कि बच्चा कैसा है, या वो जिंदा भी है या नहीं? तुझे अपने खून की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि तेरा पूरा ध्यान बस रीता को नीचा दिखाने में लगा था। अर्जुन ने आगे उसे सरेआम लताड़ा। अब तुझे हमदर्दी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरी घटिया हरकतों ने उस बच्चे की जान ले ली। अब तुझे जिम्मेदारी का असली मतलब समझ आएगा। और सुन, तुझे अब वो सब करने की पूरी छूट मिलेगी जो तुझे पसंद है।
जा जितनी चाहे औरतों के साथ रंगरलियां बना, आवारगी कर। यही तो तेरा असली टसन है ना। जूलिया ने एक लंबी सांस खींची और अपने भाई को ऐसी नफरत से देखा जैसे अभी उस पर हमला कर देगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो भाई उस पर जान छिड़कता है वो आज उसका काल बन गया है। पापा माँ, आप लोग बस तमाशा देखते रहोगे? जूलिया दहाड़ा। आप लोगों की इस चुप्पी ने ही मुझे रीता के गले बांधा था, वरना वो बिना शादी के भी अपना बच्चा पाल लेती। देखो अब सब रायता फैल गया। क्या आप लोग मेरे बारे में सोच भी रहे हो, या अर्जुन जो बक रहा है उसे मानना मेरे लिए कंपलसरी है? जूलिया ने आओ देखा न ताओ सीधा धमकी दे डाली। पापा, क्या मैं वाकई आपका खून हूँ? अपने लाडले बड़े बेटे को लगाम दीजिए, वरना मैं कुछ ऐसा कर लूंगा कि आप सब जिंदगी भर रोगे। मैं अपनी जान दे दूंगा, फिर मेरी लाश ले जाकर रीता के मुआवजे में दे देना। तब तुझे पता चलेगा कि वो अब भी मुझे पागलों की तरह चाहती है और दुनिया तुझे थूकेगी। मैं बस गेम खत्म कर लूंगा। यह सुनकर करुणा जी कांप गईं। वो अपने बेटे से कितनी भी खफा हो, पर उसकी मौत की बात सुनकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनकी दो ही तो चिराग थे, और एक को खोने का मतलब था उनकी अपनी मौत। राघव ओबराय पैर पर पैर चढ़ाकर एकदम साइलेंट मोड में बैठे थे। वो अपने दोनों बेटों से प्यार तो करते थे, पर जूलिया की इन नीच आदतों ने उन्हें शर्मसार कर दिया था। लेकिन सुसाइड की धमकी ने उनके कान खड़े कर दिए थे। उन्हें डर सताने लगा कि अगर जूलिया ने गुस्से में कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो वो ऊपर जाकर अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाएंगे। करुणा जी की सिसकियां गूंजने लगीं। राघव जी जानते थे कि पानी सर के ऊपर जा रहा है। कायदे से उन्हें अर्जुन को अपना काम करने देना चाहिए था, पर वो बाप थे, अपने बेटे की जान दांव पर नहीं लगा सकते थे। जूलिया बैठ जा, राघव ने भारी आवाज में हुक्म दिया। जूलिया फुफकारते हुए अपने बाप के पास धब से बैठ गया। अनीका वहां से खिसकना चाहती थी, पर राघव ने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया। भले ही वो अभी अर्जुन की लीगल वाइफ नहीं थी, पर वो ओबराय खानदान के दो नन्हे वारिसों की माँ तो थी ही। अर्जुन ने उसकी तरफ एक सरसरी नजर डाली और फिर मुंह फेर लिया। जूलिया, तू मेरा बेटा है, राघव ने डूबती हुई आवाज में कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तेरे अंदर यह जहर कहाँ से भरा। अर्जुन तो हूबहू मेरे जैसा निकला, पर तू पता नहीं किस पर गया है। राघव ने आगे कहा, अर्जुन ने तुझे रीता से शादी के लिए इसलिए बोला क्योंकि उसके पेट में तेरा अंश था। हमें नहीं पता था कि तुम्हारा क्या सीन चल रहा है, बस ये पता था कि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो बच्चा पालने के लिए शादी की उम्मीद कर रही थी तो अर्जुन मना कैसे करता। इस खानदान के मुखिया होने के नाते उसकी यह ड्यूटी है कि वो हर उस जान को बचाए जो इस नाम से जुड़ी है। राघव की आवाज भर्रा गई। पर तूने पीठ पीछे तलाक का खेल खेला और हमसे छिपाया। तूने बहुत नीच काम किया जूलिया। अर्जुन बेटा, मुझे तुमसे भीख नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ, पर इस जूलिया ने आज मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मुझे तेरे आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। बेटा प्लीज जूलिया को माफ कर दे, आखिर तेरा सगा भाई है। अब उसे अपनी गलती की तपिश महसूस हो रही है। उसे इस परिवार से धक्के मारकर बाहर मत निकाल। राघव ओबराय एकदम मिन्नतों पर उतर आए थे। उसे कंपनी से बेदखल मत कर। उसकी सारी नालायकी का बोझ तू मेरे बूढ़े कंधे पर डाल दे। मुझे ही कसूरवार मान ले। राघव आगे बोले, तू चाहे तो उसकी जायदाद का एक मोटा हिस्सा रीता के नाम कर दे, पर उसके बैंक अकाउंट सील मत कर। उसने अपनी औलाद को खोकर अपने पापों का हिसाब दे दिया है। जरा सोच, इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। अगर कल को तेरे जिगर के टुकड़ों को कुछ हो जाए तो क्या तुझे कलेजे में दर्द नहीं होगा? तेरा भाई अभी भी उसी आग में जल रहा है। काफी देर तक कमरे में ऐसी खामोशी छाई रही कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। सबको लगा कि अर्जुन अब बहस करेगा, पर उसने मुंह तक नहीं खोला। उसने बस एक नजर अनीका की तरफ देखा और सपाट लहजे में बोला, चलो घर चलते हैं। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके मम्मी पापा ताड़ गए कि अर्जुन इस बात से बुरी तरह खपा है कि उन्होंने जूलिया की ढील दी और उसे कोई तगड़ा सबक नहीं सिखाने दिया। करुणा जी अपने बड़े बेटे की फितरत से वाकिफ थी। जब अर्जुन की बात नहीं मानी जाती तो वह बहस नहीं करता, बस वहां से कन्नी काट लेता है और फिर उस मुद्दे पर जिंदगी भर मुंह नहीं खोलता। लेकिन उसके बाद अगर जूलिया कोई और कांड करे तो अर्जुन बीच में अपनी उंगली भी नहीं फंसाएगा। अनीका के पास अर्जुन के पीछे हो लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया। अनीका ने थाम लिया, पर तभी उसकी नजर करुणा जी पर पड़ी, जिन्होंने बेबसी में अपना सिर हिला दिया। अर्जुन, सच तो यह है कि मैं यहीं रुककर थोड़ी देर माँ के साथ रहना चाहती हूँ। अनीका ने बहाना बनाया और अर्जुन की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। अर्जुन की आंखें गुस्से में सिकुड़ गईं।
उसे यकीन नहीं हुआ कि अनिका भी आज उसके सुर में सुर नहीं मिला रही और रुकने के बहाने ढूंढ रही है। तेरे लिए कौन ज्यादा मायने रखता है, मैं या माँ? अर्जुन ने टेढ़ी नजर से अनिका को घूरा। अनिका ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कह दिया, सच बताऊं तो माँ। जूलिया ने अपना सिर उठाकर अनिका को देखा। भाई साहब, इस बंदी ने तो सीधे शेर की गुफा में हाथ डाल दिया था। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड तक घूरते रहे। अर्जुन की नजरें बर्फीली होती गईं और अनिका ने हौले से अपना रुख मोड़ लिया। अर्जुन बिना कुछ कहे मुड़ा और बाहर जाने लगा। तभी राघव जी ने पीछे से आवाज दी, अर्जुन बेटा, कम से कम मेरी बात तो सुन ले। वह रुक गया पर मुड़कर नहीं देखा। राघव ने कहा, मैं जानता हूँ कि जूलिया की सजा कम करने से तू चिढ़ा हुआ है, पर प्लीज ऐसे मुंह फुलाकर मत जा। अर्जुन अचानक पीछे घूमा और गरज उठा, आपको अपने इस लाडले बेटे की बड़ी फिक्र है ना? ठीक है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैं भी सिर्फ अपने बेटों का ख्याल रखूंगा। आपके पास 2 बेटे हैं, मेरे पास भी 2 हैं। अब हम सिर्फ दोनों अपनी अपनी औलाद की फिक्र करेंगे। मुझे अब आपके इस जूलिया से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन ने 2 टूक कह दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये तो बस शुरुआत है। अब कोई जूलिया की लाइफ को लेकर मेरे पास रोता हुआ ना आए। मैंने श्रीमती मोनिका से वादा किया है कि रीता को उसका हर्जाना मिलेगा, तो वो मैं अपनी जेब से भरूंगा। मैंने जुबान दी है और मैं उसे निभाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से रफू चक्कर हो गया। करुणा जी फिर से दहाड़े मारकर रोने लगी। सुबह से उनकी आंखों के नल बंद नहीं हुए थे। उन्हें लगा कि अर्जुन को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए था। आखिर बाप ने एक गुजारिश ही तो की थी। अनिका ने करुणा जी को संभाला। माँ, बस बहुत हुआ। क्या आप रो रो कर अपनी जान ले लेंगी? अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? शांत हो जाओ और इस जूलिया को अभी दिमाग से निकाल दो। उसी शाम डॉक्टर लैंडन ने अनीका को फोन घुमाया। कब्रिस्तान के बाद उनकी बात नहीं हुई थी। लैंडे पहले रूपा को डेट पर ले गया था और उसे ड्रॉप करने के बाद अब घर पहुंचा था। अनीका ने बताया कि वह अभी घर के लिए निकली है। लैंडन ने कहा कि उसके पालक माता पिता का फोन आया था और भी ये जानकर फूले नहीं समा रहे कि वे दोनों सगे भाई बहन हैं। उन्होंने अनीका के लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। अनीका मुस्कुरा दी और कहा कि वह जल्द उनसे मिलने आएगी। फिर उसने रीता के मिसकैरेज की मायूस खबर सुनाई। लैंडे दंग रह गया। डिप्रेशन की वजह से? क्या वो जूलिया के साथ खुश नहीं थी? अनीका ने उसे सारा माजरा शॉर्ट में समझा दिया। लैंडे को रीता के लिए बहुत बुरा लगा। जब अनीका घर पहुंची तो काफी अंधेरा हो गया था। वह दबे पांव सीधा बेडरूम में गई। उसे पता था कि अर्जुन का पारा गर्म है और उसे माफी मांगनी पड़ेगी। उसने रुकने की बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि करुणा जी को थोड़ा सहारा मिल सके। जैसे उसने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि अर्जुन सावर लेकर बाहर आ रहा था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने अनीका को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां है ही नहीं और चुपचाप अपने बाल सुखाने लगा। डार्लिंग, मुझे माफ कर दो ना। अनीका उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपनी उंगलियों से खेलने लगी। अर्जुन ओबराय ने अनीका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बंदा बिल्कुल पत्थर बन गया था। उसने टसन में अपने बाल सुखाए और अपनी रॉयल रोब पहन लिया। अनीका समझ गई कि यह साइलेंट ट्रीटमेंट जानबूझकर दिया जा रहा है। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही, बिल्कुल उस स्कूली बच्चे की तरह जिसे पता हो कि आज तो मास्टर जी से कुटाई पकी है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत खपा हो। प्लीज अर्जुन। अनीका माफी की रट लगाती रही, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा ऐसे बंद किया जैसे कोई फैसला सुना दिया हो। अनीका को एकदम कमजोरी सी महसूस होने लगी। अर्जुन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अनीका ने कल रात अनजाने में यह कह दिया था कि वो अर्जुन से ज्यादा उसकी माँ को पसंद करती है और बस यही बात अर्जुन के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई थी। वह बाथरूम गई और सावर लिया। पेट में हल्की सी गुड़गुड़ हुई तो याद आया कि रात का खाना तो अभी बाकी है। उसने हल्के फुल्के कपड़े पहने और नीचे डिनर के लिए चली गई। अर्जुन कहीं आसपास नहीं दिख रहा था तो उसने बिना शोर मचाए अपना खाना शुरू किया। डिनर में सूसी बनी थी। उसकी खुशबू सूंघते ही अनीका के मुंह में पानी आ गया। सूसी उसकी कमजोरी थी, खासकर जब से वो शर्मा निवास में रहती थी। उसने चॉपस्टिक उठाई और ताजा फ्रूट जूस के साथ लुत्फ उठाना शुरू किया। अर्जुन ने रसोइयों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि अनीका के लिए हमेशा फ्रेश जूस ही बने, चाहे वो पिए या ना पिए। और उसकी पसंद का ख्याल रखने में अर्जुन कोई कसर नहीं छोड़ता था। खाना खाकर अनीका का मन थोड़ा शांत हुआ। पूरा दिन बहुत भारी गुजरा था। वो अर्जुन को ढूंढने निकली
तो देखा कि स्टडी रूम का दरवाजा अंदर से लॉक है। अनिका ने कई बार कुंडी खटखटाई पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। हार मानकर वो बेडरूम में जाकर अर्जुन का इंतजार करने लगी, पर दिन भर की थकान ने उसे ऐसा घेरा कि कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जब सुबह आँख खुली तो अर्जुन पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। उधर जूलिया ओबराय की पूरी रात करवटें बदलते गुजरी। दिमाग में बार बार रीता की वो सिसकियां गूंज रही थी। उसने फिकर के मारे रीता को फोन मिलाया और उसने कॉल काट दिया। दूसरी बार कोशिश की तो पता चला कि मैडम ने उसे सीधा ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। जूलिया को समझ आ गया कि रीता अब उससे सख्त नफरत करती है। आधी रात के बाद कुछ गोलियां ली, तब जाकर उसकी आंखों में नींद उतरी। अगली सुबह जब आईने में अपना सूजा हुआ चेहरा देखा तो उसे बीती रात का सारा तमाशा याद आ गया। बेचैनी बढ़ी तो जिम चला गया, पर वहां भी दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसे पता था कि अब अर्जुन और उसके बीच वो पहले वाली बात नहीं रह गई। जूलिया को ये तो पता था कि उसने गलती की है, पर उसे लगा कि भाई ने सजा कुछ ज्यादा ही हार्ड दे दी है। उसे लग रहा था कि अर्जुन ने नैना वाले कांड का सारा गुस्सा इसी सजा में निकाल दिया है। वो तो शुक्र है कि मम्मी पापा बीच में आ गए, वरना अर्जुन उसे सड़क पर ले आता। उसने सोचा कि वो ऑफिस जाकर अर्जुन के पैर पकड़ लेगा और सुधरने की कसम खाएगा। उसी सुबह जब रीता की आंख खुली तो उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रही है। उसके बैंक अकाउंट में पूरे 10 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए थे। वो खुशी और हैरानी के मारे चीख पड़ी। उसकी माँ मोनिका, जो रात भर अस्पताल में ही रुकी थी, घबराकर पास आई। रीता ने उन्हें फोन दिखाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओबराय ग्रुप के प्रेसिडेंट ने इतने सारे पैसे भेजे हैं। मोनिका ने फोन हाथ में लेकर चेक किया। ये तो बहुत तगड़ा मुआवजा है बेटा। ये तो किसी की पूरी उम्र की कमाई से भी ज्यादा है। रीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ओबराय ऐसे ही है माँ। वो जूलिया की तरह नहीं, बल्कि सोने के दिल वाले इंसान है। रीता को अर्जुन की दरिया दिली पर फक्र महसूस हुआ। उसने मन बना लिया कि वो अर्जुन को फोन करके शुक्रिया जरूर कहेगी। तभी जूलिया रीता के लिए नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंचा। डिजाइनर सूट में वो एकदम हीरो लग रहा था। वो सीधा रीता के प्राइवेट वार्ड में घुसा। रीता बेड पर बैठी कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, रीता की नजर उन चमकते हुए इटालियन जूतों पर पड़ी और वो तुरंत ताड़ गई कि ये कौन है। उसने झट से मुंह घुमा लिया। जूलिया ने राहत की सांस ली कि कमरे में कोई और नहीं था। उसने नाश्ता साइड टेबल पर रखा, पर रीता ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वहां कोई खंबा खड़ा हो। कैसी हो मेरी जान? जूलिया ने दांत दिखाते हुए पूछा। रीता ने कोई भाव नहीं दिया। जूलिया फिर भी ढीठों की तरह बोला, तेरे लिए बढ़िया नाश्ता लाया हूँ। सन्नाटा देख जूलिया ने एक गहरी सांस ली और कुछ मक्खन लगाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला और अल्फ्रेड अंदर आ धमका। जैसे ही अल्फ्रेड ने देखा कि बाढ़ में कौन टांगे अड़ाकर खड़ा है, उसका खून खौल उठा। वो तेजी से लपका और जूलिया ओबराय के बिल्कुल सामने जाकर सीना तानकर खड़ा हो गया। जूलिया को पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त यही लड़का है। उसने एक ठंडी आह भरी और उसकी तरफ देखा। अल्फ्रेड उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसको अभी कच्चा कीमा बना देगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी बहन की जिंदगी झंड करने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आती? क्या तेरा जमीन मर चुका है या उसे कुत्ते चाट गए हैं? अल्फ्रेड एकदम दहाड़ उठा। जूलिया खामोश रहा। उसने रीता की तरफ नजदीक जाने की कोशिश की, पर अल्फ्रेड दीवार बनकर बीच में आ गया ताकि वो अपनी बहन का चेहरा भी ना देख पाए। जूलिया और अल्फ्रेड की आंखें आपस में टकराईं, पर जूलिया के पास बोलने को कुछ था ही नहीं। आखिर उनका तलाक हो चुका था और अब रीता की कोख में उसका बच्चा भी नहीं था। देखा जाए तो अब उसका रीता से कोई लीगल रिश्ता बचा ही नहीं था। वो उसे अपनी बंदी भी नहीं कह सकता था, खासकर उस घटिया बर्ताव के बाद जो उसने रीता के साथ किया था। अल्फ्रेड, मुझे रीता से बात करने से मत रोको। जूलिया ने थोड़ी मिन्नत सी की। उसे अभी भी वहम था कि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रीता को दोबारा पटिया लेगा। अगर रोकूं तो तू क्या उखाड़ लेगा? मैं अब अपनी बहन को तेरे जैसे धोखेबाज का शिकार नहीं होने दूंगा। मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि ओबराय खानदान का कोई भी बंदा मेरी बहन के आसपास नहीं दिखना चाहिए, खासकर तेरे जैसा अय्यास तो बिल्कुल नहीं। अल्फ्रेड पूरी ताकत से चिल्लाया। जूलिया अब अल्फ्रेड के सामने से हटने लगा तो अल्फ्रेड ने उसे उसके कोट से दबोचा और एक झटके से पीछे धकेल दिया। रीता को अपने भाई का यह रफ अंदाज थोड़ा अजीब लगा, पर वो चुप रही। जूलिया एकदम टिपटॉप ऑफिस गेटअप में आया था। अल्फ्रेड को कम से कम उसकी पोस्ट का तो ख्याल रखना चाहिए था।
भले ही जूलिया ने निजता की थी, पर आखिर वो ओबराय ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट था। अल्फ्रेड, तेरा दिमाग ठिकाने तो है? जूलिया ने भारी और तनी हुई आवाज में पूछा। अगर नहीं है तो तू क्या कर लेगा बे? अल्फ्रेड ने वापस पलटकर जवाब दिया। जूलिया का पारा अब चढ़ने लगा। उसे लगा कि यह लड़का उसकी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है। अगर रीता के साथ उसका पास्ट ना होता तो अल्फ्रेड की इतनी औकात नहीं थी कि वो उसके सामने जुबान भी खोल पाता। अल्फ्रेड, तुझे पता भी है कि तू किससे पंगा ले रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रांडेड सूट पर हाथ डालने की? तुझे आइडिया भी है ये कितने का है? जूलिया ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। मैं तमीज से पेश आ रहा हूँ और तू बदतमीजी की हदें पार कर रहा है। रीता मेरी एक्स वाइफ है। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या मैं उसे देखने भी ना आऊं क्योंकि तू ऐसा बोल रहा है? जूलिया ने आगे सेकी बघारी। जब तक वो अस्पताल में है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगली बार अगर तूने मुझसे फालतू बात की तो फिर रीता भी तुझे मुझसे बचा नहीं पाएगी। अल्फ्रेड ने उसे बीच में ही काट दिया। जूलिया ओबराय, अपनी ये फालतू की अकड़ अपनी जेब में रख। मुझे तेरे जैसे गंदे खून से कोई नाता नहीं रखना। अगर मेरी बहन तुझसे नहीं जुड़ी होती तो मैं तेरे जैसे मर्द बेसिया के मुंह लगना भी नहीं पसंद करता। जूलिया की बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई। वो रीता की तरफ मुड़ा और बोला, अगर कभी तुझे अपने बच्चे की राख देखनी हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। तू उसे यहीं लेकर आएगा, रीता तेरे पास नहीं जाएगी। और अब इस दरवाजे से बाहर निकल और कभी दोबारा अपनी मनहूस शकल मत दिखाना। अल्फ्रेड ने गेट की तरफ इशारा किया। जूलिया ने उसे घूरा और पूरे टसन के साथ बाहर निकल गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि रीता का भाई कितना बददिमाग है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर रीता वापस मिल गई तो वो अल्फ्रेड का ये गुरूर जरूर तोड़ेगा। उसने रिसेप्शन पर जाकर पूछा कि रीता को छुट्टी कब मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि अभी पक्का नहीं है। जूलिया ने अपना कार्ड दिया और बोला कि जब भी बिल बने मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत पेमेंट क्लियर कर दूंगा। ओबराय खानदान का नाम सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में सिर हिला दिया और जूलिया वहां से निकलता बना। जूलिया को ऑफिस पहुंचे अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि नैना गुस्से में लाल पीली होकर उसके केबिन में घुस आई। उसके हाथ में एक कागज था और वो पैर पटक रही थी। जूलिया ने उसे एकदम ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से देखा। इसे देखो जूलिया, नैना ने वो लेटर उसकी टेबल पर पटक दिया। जल्दी बोल, क्या बात है? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जूलिया ने उखड़े हुए अंदाज में कहा। उसका मूड पहले ही खराब था और नैना की शक्ल उसे इस वक्त जहर लग रही थी। आज सुबह प्रेसिडेंट अर्जुन ओबराय ने मुझे लात मारकर नौकरी से निकाल दिया। पक्का ये उसी बात का गुस्सा है जो उन्होंने कल हमारे बीच देखा था। जूलिया, कुछ कर यार, नैना ने चिल्लाकर कहा। जूलिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपनी फाइलों में लगा रहा। नैना और भड़क गई। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अर्जुन ने मुझे फायर कर दिया है। सुन लिया मैंने, प्रेसिडेंट ने निकाल दिया है। तो अपना बोरिया बिस्तर समेट और कहीं और काम ढूंढ ले। जूलिया ने बिना सिर उठाए सीधा जवाब दे दिया। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जूलिया उसे घर जाकर दूसरी नौकरी ढूंढने को कह रहा है। पूरे शहर में ओबराय ग्रुप सबसे ज्यादा सैलरी देता है और जूलिया ने इतनी आसानी से उसे टाटा बाय बाय कह दिया। तुम उसे ऐसी बात कैसे कर सकता है जूलिया? मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर कल तूने मुझे जबरदस्ती अपने केबिन में नहीं बुलाया होता तो तेरे भाई को पता नहीं चलता। तेरी उस खुजली की वजह से मेरी नौकरी गई है, नैना ने सीधा इल्जाम लगाया। जूलिया पर इसकी बातों का रत्ती भर असर नहीं हुआ। नैना चिल्लाई, पूछ कर जूलिया, तू इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट तेरी बात नहीं टालेंगे। जूलिया का सिर फटने लगा था। उसने पेन पटका और उसे खूंखार नजरों से देखा। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पर मेरा अपना काम है और प्रेसिडेंट का अपना। मैं उनके ऑर्डर के बीच में नहीं आ सकता। तुझे निकाल दिया गया है, बात खत्म। जा कहीं और धक्के खा। दिल्ली में सिर्फ ओबराय ग्रुप ही इकलौता ऑफिस नहीं है। तूने ये सारा रायता फैलाया और अब तू मेरे लिए स्टैंड भी नहीं लेगा। धिक्कार है तुझ जैसे बॉयफ्रेंड पर जिसकी औकात सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित है। नैना ने उसे तगड़ा ताना मारा। जूलिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, तू मुझे गाली दे रही है नैना? हाँ, मैं सिर्फ बिस्तर में अच्छा हूँ और मैंने तुझे जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया। और सच बताऊं, तू अब बोरिंग हो गई है और अब वो बात नहीं रही तुझ में। मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। जा कहीं और जाकर मुंह मार। अब दफा हो जाए यहाँ से। जूलिया की आंखें जलते अंगारों जैसी थी। नैना शर्म के मारे पानी पानी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जूलिया उसे ऐसी गंदी और नीच बातें कहेगा। वो रोते हुए उसके ऑफिस से बाहर भाग गई। जूलिया उसे जाते हुए देखता रहा।
नैना ही वो वजह थी जिसकी वजह से वो कभी रीता की कदर नहीं कर पाया। वो हमेशा जूलिया के लिए अवेलेबल रहती थी और इसी वजह से जूलिया को रीता की याद ही नहीं आती थी। पर आज जूलिया ने उसे भी कचरे की तरफ फेंक दिया था। जूलिया ने नैना को बेइज्जत करके निकाल तो दिया, पर क्या नैना अब अर्जुन ओबराय के पास जाकर जूलिया के और भी गंदे राज खोल देगी? अल्फ्रेड ने जूलिया को अस्पताल से भगा दिया है। क्या जूलिया अब रीता को पाने का कोई नया और खतरनाक खेल खेलेगा? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।